ठंड में ठिठुर कर देख लेना, तपती धूप में जल कर देख लेना है। अपने मुल्क की हिफाजत कैसे की जाती है सरहद पर चलकर देख लेना। ठंड में ठिठुर कर देख लेना और कभी तपती खोलती रेत में चलकर देख लेना। मुल्क की हिफाजत क्या होती है, कभी सरहदों पर जाकर देख लेना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो सारे घर की इज्जत दामन में समेटे हैं, माँ की इज्जत बचाने के लिए बंदूक भी उठा सकती हैं, रखती हैं जितनी मोहब्बत, बारूद भी उतना ही दिल में रखती हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत स्वागत आपका। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं हम, और आज हमारे साथ यूं कहें जहाबाज बेटियां, नारी शक्ति खुद यहाँ पर मौजूद है और खुद इतिहास रचती है। वो बेटियां जो इतिहास के पन्नों पर अपने आप को गढ़ती है। आज कहानी सरहदों से नहीं, स्टूडियो से गणतंत्र दिवस को मनाते हुए वंदे मातरम, भारत माता के जयकारे लगाते हुए आज वो इतिहास जो हमारे साथ बैठा हुआ है, जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करना या यूं कहें देश के लिए मर मिटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटे। आज मैं आपको बता दूं, मेरे साथ विंग कमांडर और मेजर, साथ ही साथ कैप्टन मेरे साथ मौजूद है। पहले तो मैं आपका बहुत स्वागत करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत बहुत कैप्टन आपका स्वागत है। बहुत बहुत सलाम, सलूट है मेरा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है नारी शक्ति को सलाम। और मेरे साथ अलका जी है। अलका जी को बहुत बहुत नमस्कार, क्योंकि अलका जी कहूँगी कि मेजर, साथ ही साथ देश के लिए एक भारतीय कमांडर, साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि आर्मी की पहली महिला जो परेड को सैल्यूट करती हुई देश को गौरवान्वित करवाती है, वो भारत की पहली महिला बेटी हमारे साथ है। बहुत स्वागत के साथ विंग कमांडर अनुमाचार्य जी भी मेरे साथ हैं। बहुत सैल्यूट, बहुत स्वागत, जिन्होंने इतिहास के पन्नों पर ये बता दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। और साथ ही साथ मैं परवीन रॉय जी कैप्टन से हमारे साथ, बहुत बहुत सैल्यूट है, स्वागत है, नमस्कार आपका। तो हमारे साथ वो भारत की इतिहास की वो बेटियां आज मौजूद है। और गणतंत्र दिवस पर यहाँ से आपको सीधा कहते हैं कि भारत देश जो है वो आधा है और अधूरा है। क्यों? बेटियों के बिना। हमारी भारत की आधी आबादी या यूं कहें नारी शक्ति आज हमारे साथ मौजूद है। तो सीधा शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि हमारे इन बेटियों को कितनी तकलीफें हुई होगी जब ये बेटियां देश सेवा में थी, जब इन बेटियों ने देश के लिए झंडे को हाथों में लेकर ये कह दिया कि घर बाद में, बच्चे बाद में, पहले देश सेवा। तो सीधा शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमाचार्य जी, एक छोटी सी झलक आपकी मैं आपसे ही सुनना चाहूंगी, आपकी जुबानी सुनना चाहूंगी कि सरहदों पर हो या फिर हमारी बेटियां किसी भी जगह पर हो, लेकिन वो सब कुछ न्यौछावर कर देती है। कुछ ऐसा आपका भी रहा होगा जो देश जानना चाहता है। राधिका, जब हम लोग आए थे तो महिला अधिकारी थी नहीं, तो इसलिए वो एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था। और अगर आप किसी चीज़ को मना कर दें कि हम ये नहीं कर सकते, तो फिर लोग कहते कि अरे फिर तो इन महिलाओं को हम क्यों लेकर आए हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि आप किसी भी बात में ना नहीं कह सकते और ज़्यादा आगे बढ़ के काम करना है। हनुमान जी के लिए तालियां ज़रूर बजा दी जानी चाहिए, जो कहती है कि उस टाइम ये नहीं देखा जाता कि मेरा बच्चा छोटा है या बड़ा, इस टाइम देखा जाता है कि मुझे जो काम करना है वो पूरा करना है। और अलका जी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अलका जी, आपकी पहचान तो वहीं से बन जाती है जब हम पहली महिला भारत की जो आर्मी की परेड करती हुई हमें राजपथ पर नजर आती है, और पूरी बेटियां पीछे से गड़गड़ाहट उठाती हुई तालियों से जयकारे लगाती है और आगे हमारी अलका जी चल रही होती है। हम तो उसी दिन गदगद हो जाते हैं। अलका जी, मैं जानना चाहूंगी वो दिन, क्योंकि वो दिन कोई दूसरा नहीं, आज ही का दिन होता है जब आप राजपथ पर परेड करती हुई नजर आती हैं। ये एक बहुत मेरे लिए गौरव की बात थी, और इस सबकी सबसे फौज की सबसे पहली महिला जिसने राजपथ पर गणतंत्र दिवस पर, आर्मी डे परेड पर मार्च किया। और इतना प्राउड मोमेंट होता है कि हर साल मैं उस मोमेंट को दोबारा से जीती हूँ, बिल्कुल याद करती हूँ। और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मुझे ये मौका मिला, और हमेशा मरते दम तक ये मेरा एक गर्व का वो रहेगा, जिसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। एक बार तालियां हो जाए क्योंकि अलका जी के लिए। अलका जी वो बेटी है जो आज हमारे बीच है, लेकिन मैं आपसे भी कहूँगी कि
अगर हम जब बेटियों की बात कर रहे हैं और बेटियों का वो किस्सा सुन रहे हैं और आज नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, तो नारी शक्ति यानी इतिहास गढ़ने में नंबर 1, इतिहास के पन्नों पर पहला नंबर जो आता है वो हमारी नारियों का, देश की बेटियों का आता है। तो अनीता जी, मैं आपके बारे में भी जानना चाहूंगी क्योंकि कैप्टन अनीता जी हमारे साथ मौजूद है। अनीता जी, कोई ऐसा किस्सा जो आपको लगे कि नहीं, मुझे आज देश के सामने रखना है, समर्पित करना है? देखो, जब हम जिस समय अपनी वर्दी पहन लेते हैं ना, उस समय हम अपने घर को भूल जाते हैं। अच्छा। अपने परिवार को भूल जाते हैं, अपने बच्चों को भूल जाते हैं, क्योंकि सबसे आगे दिखता है तिरंगा और अपना देश। उसके आगे चाहे कुछ भी हो, आप कुछ समझ नहीं आता उसके आगे। तो इसी जज्बे को लेकर के मैंने अपनी पूरा जो भी फौज का टेन्योर है, जहाँ जहाँ पर भी हमें पोस्टिंग आई है, जो भी हमें काम करने को दिया गया है, बिना सोचे, जैसे अनुवा जी ने कहा वॉर फुटिंग पर, वी हैव डन, हमने सब कुछ वॉर फुटिंग पर ही काम होता है वहाँ पर, और बहुत गर्व के साथ किया है। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर। तालियां एक बार जरूर मैं चाहूँगी कि अनीता जी के हो जानी चाहिए। लेकिन परवीन रोय हमारे कैप्टन हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत के साथ मैं पहले चाहूँगी कि आप तो वो महिला है जो वर्दी में चली गई थी शादी करने, अब पति भी मिले, वो भी वर्दी वाले ही मिले, दोनों ने ना सजना ना सवरना, वो खर्चा ही बजा दिया। मतलब ये पहले से प्लानिंग थी या फिर मौका ऐसा आया कि सजने संवरने का समय नहीं मिला? ऐसा है कि हमने कोर्ट में अप्लाई किया हुआ था शादी के लिए, छुट्टी मिल नहीं रही थी। अचानक से कोर्ट से फ़ोन आया कि आज आपकी डेट है, आपको शादी के लिए आना है। मैं अपने सीईओ के ऑफिस में गई, सुरानसी में हम थे, और मैंने बोला सर आई एम गेटिंग मैरिड टुडे। ही सेड डोंट गिव मी अ शॉक, तुम निकलो अभी, यहाँ क्या कर रही हो तुम? ऐसे सर अभी अभी खबर मिली है, हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल रहा है। हस्बैंड को 1 दिन का छुट्टी मिला, वो आए, हम लोगों ने शादी की और वो उसी शाम वापस चले गए। यूनिफॉर्म चेंज करने का भी टाइम नहीं था। यूनिफॉर्म में जिप्सी में बैठ के कोर्ट गए, शादी में साइन किया, जयमाला पहनाई और जयमाला उतार के वापस ड्यूटी पर आ गए। सो ये हमारी कहानी है। क्या बात है, बहुत सुंदर। कहते हैं बेटियों के लिए चाहे वो घर हो, अरुमा जी परिवार, या यूँ कहें 2 परिवारों की जिम्मेदारी हो, लेकिन मुझे लगता है आपके लिए तो परिवार भी देश बन जाता है, उस वक्त कुछ नहीं दिखता है। अच्छा, बहुत बार ऐसा भी होता है क्या, इस बात में कितनी सच्चाई है? मैंने देखा है कि सगाई करनी होती है, क्योंकि जो सरहदों पर है या आर्मी है या अलग अलग कैप्टन्स मेजर अलग अलग जगह तैनात हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, छुट्टी नहीं मिलती है, सगाई टल जाती है 1 बार 2 बार, फिर उनको लगता है कि अगली बार लड़का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता है? फौज की जो नौकरी है वो 24 घंटे की है और 24/7/365 या 366 कह लीजिए, वैसी है। और ऐसा नहीं होता है कि आप अगर छुट्टी पर हैं तो आपको नहीं बुलाया जा सकता। मेरे साथ जो कैप्टन अनीता हैं वो भी बताएंगी, अलका बताएंगी, आपको सब बताएंगे कि जो फौज की जो नौकरी होती है वो दूसरी जॉब से इसलिए, एक तो उसमें आपका जज्बा शामिल होता है और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप ना कहना ही नहीं चाहते हैं इनका। अच्छा, आप बिल्कुल जैसे ही आपका कॉल होता है और आप उस हिसाब से निकल पड़ते हैं, जो आपको असाइनमेंट होता है उसके लिए। इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि भाई अब सारी उम्र हम कवारा तो नहीं रहेंगे, लेकिन आपसे मैं चाहूंगी पहले एक बार देशभक्ति कुछ गुनगुनाना हो जाए, क्योंकि आप बहुत अच्छा गाती है अनुमा जी। चलिए हम सब गाएंगे, हमारा पसंद का जो गाना है कि जो भी कुछ है वतन के लिए है। बिल्कुल। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे, लेकिन ये जो दिल और जान है ये सिर्फ वतन के लिए है। बहुत सुंदर। राजस्थान सबसे आगे है, उस कड़ाके की ठंडी में ऐसा हो जाता है एक बार तो आपके साथ, जब आप वहाँ पर होती हैं, आपकी पोस्टिंग होती है, आपकी ड्यूटी होती है, मुझे थोड़ा बताइए कि ये सत्य है कि कभी कभी ऐसा होता है कि खाना खाने के लिए जाना है, मेस कहाँ है वो दिखाई नहीं दे रहा, कड़ाके की ठंड में किसी और के घर में ही चले जाना हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर खुले आसमान के नीचे रहना होता है, बहुत मुश्किल होता है।
नहीं, मैं आपको इस बारे में बताऊंगी। हाँ। हमारा एक हुआ था पराक्रम, तो उसमें हमारे यूनिट्स, ब्रिगेड्स, डिविजन्स को मोबिलाइज किया था। जी। मोबिलाइज मतलब आपको वहाँ से उठा के दूसरी जगह में आगे जाना होता है। हाँ। तो वो पूरी फौज चलती है अपनी गाड़ियों और सामान के साथ, हाँ। और रातों रात आपको वहाँ पे लोकेशन पे अपना सेट करना होता है, यूनिट को, टेंट को और सामान को। हाँ। तो हम रात में पहुँचे। रात में इतनी ठंड, रेगिस्तान में आप जानते हैं कितनी ठंड होती है, तो रात में इतनी ठंड थी वहाँ पे। उसी रात हमने अपने टेंट लगाए, और टेंट में क्या, बिस्तर नया नया टेंट लगा है, पूरा ठंडा, वो कुछ सामान नहीं था जी। तो उसमें क्या हुआ कि हम यूनिफॉर्म और अपने बूट्स के साथ ही बिस्तर में सो गए। वो भी उतारने का हमारा मन नहीं हुआ कि इतनी ठंड थी। अच्छा। फिर ऐसे हुआ कि फिर खुला रेगिस्तान होता है, टेंट अलग अलग जगह पे आप देख के पिच करते हैं, लगाते हैं। हाँ। तो रात में आप निकले, आप फालतू की लाइट्स जला नहीं सकते। हाँ। तो आपको ये नहीं पता होता आपकी मेस किस डायरेक्शन में है, हाँ। आपका टेंट किस डायरेक्शन में है। तो आप ये हम निकलते थे रात में मेस के लिए, अब रास्ता पता नहीं चलता था, कभी किसी के टेंट में घुस जाएं, कभी किसी के टेंट में घुस जाएं। अच्छा, मतलब ये दिक्कत तो होता है। हाँ। और फिर किसी को साथ लेके चलना पड़ता है मेस में। अब मेस तक तो आप पहुंच गए, अब वापस कैसे आओ, अपना टेंट ढूंढना मुश्किल। हाँ। तो वो अपना टेंट ढूंढने के लिए भी फिर किसी को साथ लाना पड़ता था। मालिक को इंसान बनाया, ठीक है, मालिक ने इंसान को इंसान बनाया, फिर हम क्यों हिंदू मुस्लिम में बांट देते हैं? कुदरत ने तो बख्शी थी एक ज़मीन एक धरती, फिर हम कहीं भारत और कहीं ईरान बना देते हैं, कहीं भारत तो कहीं ईरान बना देते हैं। सिर्फ ये नज़रिया है। बिल्कुल। कि आप भारत से आते हैं, आप ईरान से आते हैं, आप पाकिस्तान से आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिलों के अंदर जो एकजुट होकर जो भावना देश के लिए है, वो मैं चाहूँगी कि जो हमारे साथ आज सम्मुख बैठी हुई महिलाएं हैं, जहाबाज जो बेटियां हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकती। जी अनुमा जी। भारत की तो बात ही कुछ और है। आपने वो एक फेमस गाना है, सुना होगा, धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। क्या बात है। तो ये है कि हमारा देश ही इतना अच्छा है। और मुझे तो ऐसे लगता है कि जब भी तिरंगा फहराता है और जनगण मन हम गाते हैं, एक बार ऐसा नहीं होता कि मेरे रोंगटे नहीं खड़े हो जाते हों और आंखों में खुशी के आंसू ना आ जाते हों। ये हम सब के साथ ऐसा हुआ करता है। लेकिन अलका जी, क्योंकि जब तिरंगा लहरा रहा होता है, जब तिरंगा आन शान बान से लहरा रहा होता है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि काश एक मौका हमें मिला होता एक देश की सेवा करने का। वो मौका तो आपको पहले से मिला हुआ था और जिसके लिए आप समर्पित थी। आप बताइए, जितनी भी नौकरियां करते हैं लोग, जितने भी काम लोग करते हैं, खुशी किस में मिलती है? सब लोग अपने पसंद का काम करते हैं, जो काम जिसमें खुशी मिलती है वही करते हैं। लेकिन एक इसका देशभक्ति का जज्बा भी सब में होता है। अपने अपने तरीके से देशभक्ति वो जताते हैं। जो खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस, उनमें भी देशभक्ति होती है। लेकिन जो अपने देश की सेवा करने में, फौज ज्वाइन करने में जो आपका जज्बा है, वो आप किसी के साथ मैच नहीं कर सकते। वो अपनी तरफ से खेलते हैं, लेकिन आप अपनी जान न्यौछावर करते हैं, वो सिर्फ फौजी कर सकते हैं, दूसरे आके नहीं कर सकते। अपनी तरह से अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, पर एक जज्बा जो फौजी का होता है, उसको आप किसी से मैच नहीं कर सकते। और वो ऐसा जज्बा है, वो आपके मरते दम तक आप वो जज्बा आपके अंदर इतना कूट कूट के भरा होता है, और आप फौज में जाके आप उसको निकाल नहीं सकते। आप कोई फौजी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसमें वो जज्बा ना हो, और जिसमें वो जज्बा नहीं है तो वो फौजी नहीं है। तो वो एक आपका जो अंदर इनबिल्ट अंदर आपके घर कर जाता है, वो हमेशा रहता है। और हमेशा आप देश के बारे में सोचते हैं, और आपको अपने सामने तिरंगा और उसका सम्मान दिखता है। बिल्कुल। रिटायर्ड कैप्टन अनीता जी भी कुछ कहना चाह रही थी। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं एक एपिसोड मुझे अभी याद आया कि जब शुरू में मतलब मेरी शादी हुई, मेरी छोटी सी बेटी थी, मैं यूनिफॉर्म पहनती थी। अब नेचुरली छोटा बच्चा है, उसको उस कमरे में अंदर रख के ही हम यूनिफॉर्म पहनेंगे। हाँ। तो वो बच्चा चाहता था कि माँ ना जाए, वो उठाकर कभी जूता बाहर फेंकेगी, कभी बेल्ट बाहर फेंकेगी। तो हम जैसे ही हम जूता चढ़ाते थे या बेल्ट पहनते थे,
तो एक वो चाल ही बदल जाती थी और एक वो घमंड नहीं कहूँगी, गर्व सा आ जाता था अपने ऊपर कि हाँ हम यूनिफॉर्म में हैं। तो वो एक अलग ही फीलिंग है। वो जब तक कोई पहनता नहीं है उस चीज़ को तब तक वो फीलिंग महसूस ही नहीं कर सकता। और वो फीलिंग ऐसी है कि आपको जितनी बार अगर हमें बोला जाए फौज ज्वाइन कर लो, हम उतनी बार फौज ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, उतनी बार फौज में जाएंगे, जितनी बार बोलो यूनिफॉर्म पहनेंगे उतनी बार पहन सकते हैं। तो वो आज भी अगर बोला जाए कि हाँ जरूरत है तो हम खड़े हो जाएंगे। देखिए भले ही रिटायर्ड हो गए हैं लेकिन जज्बा आज भी उतना ही है। मैं अभी सेना की, वायुसेना की रिजर्व लिस्ट में हूँ, 2022 तक हूँ। तो कभी ऐसा ईश्वर ना करे कि इस तरह की कोई बात हो कि हमारे देश के ऊपर ऐसी आँच आए, लेकिन अगर आएगी तो मेरे पास वो मौका है अभी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर। अभी वो मौका है कि दुश्मनों को मैं बता सकती हूँ, धूल चटा सकती हूँ और ये कह सकती हूँ कि मैं भारत की बेटी हूँ, मुझे कमजोर मत समझना। क्या बात है, बहुत सुंदर। लेकिन अभी वो मौका है और उसी मौके के साथ मैं चाहूंगी कुछ पंक्तियां आपसे सुनना। हाँ, ये तो दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत। क्या बात है, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत। मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। क्या बात है, क्या बात है। मेरी मिट्टी से खुशबू वफा आएगी, क्योंकि वफादारी जो हमारे खून में भरी हुई है। तभी तो बहुत बार ऐसा होता है, आपने भी सुना होगा कि पड़ोसी मुल्क चापलूसी तो कर लेता है, पीछे से वार कर लेता है, उसे ये समझ में नहीं आता कि भारत की बेटियां, भारत की महिलाएं सीना ताने खड़ी हो जाती हैं। उन्हें डर नहीं है ना परिवारों का ना बच्चों का। उन्हें लगता है कि मेरे देश पर आंच नहीं आनी चाहिए। ये तिरंगा तब तक रहेगा जब तक इसे मैं कहीं झुकने नहीं दूंगा। तभी तो हमारी सरहदों पर जो बेटियां बिंदी और बंदूक में कैसे तालमेल रखना होता है, कोई वहां जाकर देखे और वहां जाकर पूछे। सरहदों पर किस तरह बेटियां लोहे से लोहा लेती नजर आती हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि रेगिस्तान राजस्थान हो या मैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर और उधमपुर, यहाँ अलग अलग जगह आप लोगों की पोस्टिंग थी जहाँ कड़ाके की ठंडी पड़ रही है, चारों तरफ बर्फबारी है। खुद को भी ध्यान में रखकर चलना है और दोनों नजरें उधर भी रखनी है कि कहीं कोई ऐसी हरकत ना हो जाए, क्योंकि आप लोगों में ऐसा होता है कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए या गलती की गुंजाइश नहीं होती है, रीटेक नहीं होता है। बिल्कुल गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। फौज हमेशा हमें यही सिखाया गया, ज़ीरो एरर सिंड्रोम, शूट टू किल। अगर आपने एक बार शूट किया है तो आपको मारना ही है, क्योंकि अगर वो गोली वेस्ट हो गई तो फिर हमारी तरफ से कितनी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाएंगी उस वेस्ट को लेकर। तो वेस्ट नहीं कर सकते, आपने अपने दुश्मन पर ऐसा तानना है कि वो ख़त्म ही हो। तो वही एक सीख होती है जो काम हमें सिखाई जाती है कि जो करना है तो वो अचीव करना ही है। गोलियों का हिसाब भी देना पड़ता है। जी बिल्कुल, हिसाब देना पड़ता है। हमारा डिपार्टमेंट वही है एमिनेशन का, एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता है। और इसके सिवा ये भी हिसाब देना पड़ता है कि आपकी गोलियां वेस्ट तो नहीं हुई, आपने शूट टू किल ही किया कि नहीं। अगर 5 गोली चलाई तो 5 आपको दुश्मन गिराने हैं, और 5 से अगर आपने रानी झांसी की तरह 50 गिरा दिए तो क्या बात है। क्या बात है। तो गोलियों का हिसाब भी देना पड़ता है और उस हिसाब के साथ ये भी रखना पड़ता है कि 5 के बदले 50 दे दे तो झांसी की रानी वाली तारीफ है, लेकिन नहीं तो हिसाब तो पूरा है। हिसाब पूरा है। बहुत बहुत मुश्किल होता है, कठिन होता है और इस ड्यूटी को निभाना, लेकिन इस वर्दी को पहनना, ये बहुत खूबसूरत बात होती है। जब ये वर्दी होती है तो अपने आप में, मैंने राजपथ पे आज अगर बात करूं तो हमारी सरहदों की बेटियां, वहाँ अलग अलग बटालियन, अलग अलग टुकड़ियों की हमारी बेटियां वहाँ पर किस तरह वो अपने आप को बता रही होती है और उनका परिवार देख रहा होता है कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। लेकिन महिलाओं के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगी अनुमा जी, क्या महिला, जो लोग सोचते हैं कि बेटियां नाजुक हैं, उन्हें घर के काम के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए, जो लोग आज भी सोचते हैं उनके लिए जरा एक बार कह दीजिए कि हम भी तो वो बेटियां हैं। राधिका, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि वैसे भी ये साबित हुआ है कि मानसिक रूप से जो महिलाएं होती हैं वो ज़्यादा मजबूत होती हैं। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर कहा। और मैं अलका जी के पास फिर लौट कर जाऊंगी, क्योंकि अगर कहें कर चले फिदा जानो तन साथियों, या यूँ कहें अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मुझे याद है 15 जनवरी अलका जी की एक छोटी सी झलक मुझे याद है, और 26 जनवरी, लेकिन 15 जनवरी की बात
चारों तरफ घना कोहरा है। अब अलका जी को नहीं पता है और मुझे नहीं पता है, वहाँ पर राजपथ पर अगर मैं कहूँ किसी को कुछ दिखाई नहीं देता हो, यहाँ आइए मैं आपको बता लेकिन गोरखा के साथ जब आप परेड कर रही होती हैं, आपको पता होता है आप सैल्यूट किसे दे रही हैं, आप क्या कर रही मैं हैं? आपको ये किस्सा सुनाती हूँ। ये हाँ। 15 जनवरी को होती है आर्मी डे परेड। तो आर्मी डे परेड में हम लोग का सबसे फर्स्ट बैच था और उसमें मैं पहली महिला जिसको 15 जनवरी का परेड करना था। अब उसमें जब पहला होता है तो एक्सपेरिमेंट होता है कैसे करना है। तो 15 जनवरी में जनरली आप कंटिजेंट के साथ करते हैं परेड, तो उसमें मुझे उन्होंने अकेले रख दिया, अकेले मैंने मार्च करा। तो 15 जनवरी को ऐसा हुआ कि कोहरा बहुत था, अब सब कंटिजेंट्स खड़े हैं और पीछे टैंक्स वगैरह गाड़ियाँ वगैरह सब है, लेकिन हमें टाइमिंग से आप पूरा सेट करते हैं परेड को और वर्ड ऑफ कमांड होता है उसके साथ। अब इतना कोहरा, हमें पता नहीं, सायरन बज गया कि चीफ गेस्ट आ गया, अब हमें ये पता नहीं कि वो पहुंचे वहाँ स्टेज पे कि नहीं पहुंचे। अपना टाइमिंग के हिसाब से जो परेड कमांडर था उसने वो वर्ड ऑफ कमांड दिया, सब लोग अपना हिसाब से सैल्यूट कर रहे हैं। अब ये पता नहीं वो पहुंचे भी हैं ऊपर या नहीं पहुंचे हैं, तो पूरा कोहरे के अंदर हमारी परेड हो गई वो और अपने हिसाब से सबने कर लिया। फिर बाद में पता चला कि सब ठीक ठाक है, ठीक ठाक था। ठीक ठाक। अच्छा, खत्म होते ही सबसे पहले यही पूछा होगा कि सब ठीक ठाक था। और ऐसे ही ये एक किस्सा मेरा 26 जनवरी को भी हुआ, जो रिपब्लिक डे परेड था, वो भी, उसमें भी मैं पहली महिला थी। तो पहली महिला में, अब मैं ऑर्डिनेंस से हूँ, लेकिन मुझे गुरखा रेजिमेंट के साथ मेरा हाइट और स्टेप्स मैच करने के लिए उनके साथ वो रख दिया, कंटिजेंट के साथ। अब 24 को 2 दिन पहले होती है फुल ड्रेस रिहर्सल। तो फुल ड्रेस, और सुबह आप जानते ही हैं जब 26 जनवरी है कितनी ठंड पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुबह हम लोग 5 बजे पहुंच जाते थे, ठंड जैकेट पहन के, लेकिन वहाँ परेड करनी, अपना जैकेट उतार के रखना था। तो उसमें स्वॉर्ड ड्रिल होती है, तलवार पकड़ के आपको पूरा राजपथ पे चलना होता है। तो वो ग्लव्स थे, वो मेरे जैकेट में चले गए। अच्छा, अब स्वॉर्ड ड्रिल कैसे करें, आप ग्लव्स के बिना कर नहीं सकते। तो मेरे उस टाइम में जो बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम के टाइम में जो काम आया वो था ट्रैफिक पुलिस वाला। वो लोग भी ग्लव्स पहनते हैं, तो उन्होंने मुझे अपने ग्लव्स दिए और मैं फिर तब मैं वो कर पाई फुल ड्रेस रिहर्सल। क्या बात है, कुछ ऐसे किस्से जिसे सुनकर मुस्कुराहट जरूर चेहरे पर आ जाती है, बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं दिल अंदर से गदगद होता है कि हमने ऐसा भी कुछ किया था। तो वो सारी चीजें अगर हम कहें, लेकिन सभी चीजों को मिलाकर एक कहावत है बहुत सुंदर, कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, पर ध्वज रुके नहीं झुके नहीं, तुम बड़े चलो जहाबाज बेटियां तुम बड़े चलो। तो यही कुछ ऐसी कहावत आप लोगों के साथ पूरे फिट होती है कि रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, चाहे फोन बच्चों का आ जाए, फिर चाहे पति का आ जाए, लेकिन पहले देश सेवा। तो हर जगह जब हम ये बात परिवार की करते हैं, क्या यकीनन ऐसा भी कभी हुआ है? मैं अगर आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि परवीन रोय हमारे साथ कैप्टन रिटायर्ड परवीन रोय भी है, ऐसा हुआ कभी परिवार की तरफ से था कि बच्चों को पालने का भी आपको एक मौका नहीं मिला, वो भी बच्चों को किसी और ने पाला हो? जी, मैंने आपको बताया कि ऑप पराक्रम काफ़ी लंबा खिंचा। तो पहले ऑप पराक्रम जब स्टार्ट हुआ, हम लोग ईस्टर्न कमांड में थे। पानागढ़ एक छोटी सी जगह है जो बांग्लादेश वॉर में बेस हुआ करता था लड़ाई का। उसके बाद हम लोगों की पोस्टिंग आ गई, तो हम लोग बॉम्बे चले गए। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि ऑप पराक्रम आपका ख़त्म हो गया था। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मुंबई एयरपोर्ट, इस तरीके की बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशंस थी जिनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी था। तो मैं एयर डिफेंस रेजिमेंट के साथ पोस्टेड थी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही थी कि मुझे एयर से कुछ भी अटैक हो हमारे इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशन पर, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। मुझे याद है मैं 4-5 महीने बाद जब घर आई डिप्लॉयमेंट से, तो मेरी वो बच्ची जो 45 डेज़ की थी पानागढ़ में और अभी कुछ महीने की हो चुकी थी, उसने मुझे पहचानने से मना कर दिया। वो नानी के इतना क्लोज़ हो गई कि जब मैं गई घर में तो वो मेरे पास ना सोती थी, ना आती थी, ना वो पहचानती थी, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं कब आ रही हूँ और कब जा रही हूँ। तो इस टाइम में, जैसे मैम ने बताया, उस वक्त आपका परिवार और आपका समाज आपके बहुत काम आता है। जैसे मैम ने बोला कि एक ट्रैफिक पुलिस ने उनकी मदद की, ऐसे ही हमने ये रियलाइज़ किया कि जब हम देश के लिए करते हैं तो देश ज़रूर हमें कुछ ना कुछ वापस देता है। कहते हैं कि आप लोगों की जो आवाज़ होती है वो बड़ी दहाड़ भरी होती है, क्योंकि एक आवाज़ आपकी और हमारी आवाज़ में बड़ा फ़र्क हो जाता है, क्योंकि चाहे वो
भारत माता का जयकारा बोलना हो, मैं सुनना चाहूंगी आपसे, दिल करता है कि एक बार। अरे तो हमारे साथ कैप्टन अनीता है हाँ। और आवाज जरा सुन के देखिए, उनकी भी बहुत दमदार है, हम सभी की दमदार है। भारत माता की जय। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये है हमारी जहाबाज बेटियां जो आज हमारे स्टूडियो में, क्योंकि कोरोना काल है और इस वक्त अगर कहें हमारी बेटियां जहाबाज महिलाएं, नारी शक्ति हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, लेकिन इनकी आवाज में वो बात है अगर कोई सुन ले तो थर थर कांपने लगता है। ये तभी तो तैयार रहती हैं कि पड़ोसी मुल्क को तभी तो पता चले कि हम भारत की महिलाएं हैं, भारत की बेटियां हैं। और ये फर्क जो है अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि पड़ोसी जो मुल्क है उसे समझ में आने लगा है कि भाई हम किससे पंगा ले रहे हैं। वहां तो बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई देश के लिए मर मिटने को तैयार है। तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से कहूँ कि आज गणतंत्र दिवस पर हमारी जहाबाज बेटियां, भारत की पहली महिला विंग कमांडर अनु आचार्य जी हमारे साथ मौजूद थी और कैप्टन अगर कहूँ परवीन रोई भी रिटायर्ड हमारे साथ थी। लेकिन जज्बा आज उतना ही है, चाहे वो रिटायर्ड हो गई है लेकिन अंदर है कि कोई एक मौका और दे दे तो फिर हम बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। तो इतना जज्बा जो होता है वो हमारी भारत की बेटियों में ही होता है। तो चलिए इजाजत चाहूंगी, लेकिन इसके साथ ये भी कहना चाहूंगी आपसे, क्योंकि किसी ने बहुत सुंदर कहा कि तन और मन से सेवा करना हो, चाहे वो सेवा घर की हो, बुजुर्गों की हो, बच्चों की हो, परिवार की हो या फिर तिरंगे की हो, देश की हो, हम उसमें फिट आते हैं। एक मौका बेटियों को देकर देखना, ये मौका हमारे साथ है, ये वो चौका हमारे साथ है जिन्होंने छक्के भी जड़े हैं और सरहदों पर नहीं, यूं कहें कि हर जगह पर इन बेटियों ने ये बताया है, चाहे वो कोहरा हो या ठंडी हो, लेकिन हमारी बेटियों ने वो हर बात लोहा मनवा कर मानी कि भारत का गौरव है हम। इसीलिए तो देश और विदेश में भारत का गौरव कहलाने वाली हमारी बेटियां हमारे साथ है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।